हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, है ना। 27 फरवरी तक के सारे करंट अफेयर्स आपके हो चुके हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके निकल रहे हैं 28 फरवरी से, वो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, है ना। करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़े तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ रहे हैं तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको साथ के साथ याद भी करते चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार देखा और फिर आगे बढ़ गए, बढ़ना नहीं आगे, उसको साथ के साथ याद करना है, तभी कुछ बात बनने वाली है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि एआई हैज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, है ना। इससे पहले मैंने आपको बता रखा था कि हम लोग जो भी वैक्सीन से सब बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ चीजें बताई थी तो उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम लोग इसको एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे एआई का, कि एआई के यूज से एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये चीज देखेंगे। और तमाल, जो कि इंडिया का लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप है, इसके बारे में जानेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बिहार शुड डेवलप मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इसके बारे में जानेंगे। और इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप 2025 तक रेडी हो जाएगा, इसके बारे में भी आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 10-15 से ज्यादा टॉपिक्स होंगे जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक एक करके, और करंट को स्टैटिक से लिंक करके ध्यान से पढ़ेंगे तभी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लें कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो कल के करंट अफेयर से करवाए मैंने, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रीसेंट इंटरनेट शटडाउन रिपोर्टली रिपोर्ट बाय एक्सेस नाउ, ठीक है। तो एक्सेस नाउ ने एक रिपोर्ट निकाली थी इंटरनेट शटडाउन की, उसमें पूछा गया है, इसमें से चार चीजें ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार पढ़ते हैं। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन। ऑप्शन ए देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी तक ऐसा ही था, पर आपको ध्यान रखना है इंडिया के पास हाईएस्ट नहीं है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे म्यांमार है, आपको ध्यान रखना है। पे 85 शटडाउन्स हुए हैं 2024 के अंदर। और सेकंड नंबर पे इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। पर सिर्फ एक ही पायदान हम लोग पीछे हैं, मतलब 85 से बस एक 84 ही है हम लोग, नहीं तो हमारा भी फिर से इस बार हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन होता पूरे 2024 में माना जाता पूरे कंट्री में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पी है, इंडियाज इंटरनेट शटडाउन केसेस हैव डिक्लाइंड कंपेयर टू 2023। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 2023 में टोटल 116 शटडाउन हुए थे इंडिया में, उसमें से उसमें और अब ये 2024 में घट के कितने हो गए? 84 हो गए हैं, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी भी क्लियर करना है आपको कि इंटरनेट शटडाउन गिरा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सी देखिए, बी तो करेक्ट हो गया ना, इंडियाज इंटरनेट शटडाउन केसेस हैव डिक्लाइंड कंपेयर टू 2023, बी करेक्ट हो गया। सी देखते हैं, द वर्ल्ड हैज शोन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इंटरनेट शटडाउन। तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ट्रेंड है इंटरनेट शटडाउन का लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है, और पाकिस्तान हैज मोर इंटरनेट शटडाउन कंपेयर टू इंडिया। तो ये भी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं करेक्ट लगेगा, पर आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, ठीक है। पहले नंबर पे म्यांमार है और सेकंड नंबर पे इंडिया है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया की पोजीशन पहले से सुधरी है, पहले 116 शटडाउन हुए थे 2023 में, और अब शटडाउन घट के 84 रह गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टिल ये पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में ज्यादा ही है, आपको ध्यान रखना है, सेकंड रैंक पे आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो बी करेक्ट हो गया और ए सी एंड डी रॉन्ग हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ मैंने इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में कल जिक्र किया था, उसके बारे में भी, उसका डेटा भी थोड़ा ध्यान रखना, आपके मेंस एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वेयर इज द इनोवेशन सिटी सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड, है ना। तो कौन से स्टेट के सीएम ने इनोवेशन सिटी को एस्टेब्लिश करने की बात करी है? तो मैंने आपको बताया था देवेंद्र फडणवीस ने की है, जो कि महाराष्ट्र के सीएम है ना। तो कहां पे होने वाली है? ये नवी मुंबई में होने वाली है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पे फोर्थ सिटी आ रही है, ठीक है। क्या नाम है? फोर्थ सिटी, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ सिटी कहां पे? हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में। गुजरात में क्या है? गिफ्ट सिटी। और नवी मुंबई में क्या आ रहा है? नवी मुंबई में आ रहा है इनोवेशन सिटी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके महाराष्ट्र के, है ना। और महाराष्ट्र बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पूरा इंडिया भी बढ़ेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेयर इज सर्विलांस कैपिटलिज्म। सर्विलांस कैपिटलिज्म एक वर्ड मैंने आपको कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग देखिए, ए ऑप्शन देखते हैं, अ सिस्टम वेयर बिजनेसेस डिपेंड ऑन गवर्नमेंट सर्विलांस। ये तो नहीं है, कुछ और था, देखते हैं क्या है। बी देखते हैं, अ पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिंग डेटा कलेक्शन बाय प्राइवेट फर्म्स, ये भी नहीं है। सी देखते हैं, एन इकोनॉमिक मॉडल वेयर कॉर्पोरेशन प्रॉफिट फ्रॉम पर्सनल डेटा,
बिल्कुल करेक्ट है। पर्सनल डेटा को जब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसका कोमोडिफिकेशन करती है और उसको बेचना स्टार्ट कर देती है, या उसका यूज करके आपका बिहेवियर को जानती है और फिर उससे उसको कमर्शलाइज करने की कोशिश करती है, उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे सर्विलांस कैपिटलिज्म। ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? जब आपके जो भी बिहेवियर है उसको कैपिटलाइज किया जाए, मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको बैडमिंटन चाहिए और आप बात करें बैडमिंटन के अपने दोस्त से, और बैडमिंटन ही आपको दिखने लग जाए आपके फोन में उससे रिलेटेड चीजें, दैट मीन्स कि आपके ऊपर सर्विलांस रखा जा रहा है, और आपको आप पे सर्विलांस रख के आपकी जो जरूरतें हैं उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। तो सर्विलांस कैपिटलिज्म मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर सी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डी तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही होगा। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सिस्टम विद गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट सर्विलांस बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ए, बी एंड डी आर रॉन्ग आंसर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कैग से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, कैग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें सिंपल ये पूछा है कि कौन से आर्टिकल में कैग, ऑफिस ऑफ कैग की बात करी गई है कि कैग का ऑफिस होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 148 है ना। कैग से रिलेटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से लेके 151 में लिखा हुआ है, बताया था, है ना। 148 में बात होती है किस चीज की? कि देयर शुड बी कैग, ऑफिस होना चाहिए एक कैग का अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता ही है ना। 149 में ड्यूटीज एंड पावर की बात करी जा रही है। 150 में कौन कौन से अकाउंट्स को ये देख सकता है, और 151 में किस चीज की बात कर रही है? रिपोर्ट्स की बात कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपोर्ट्स के बारे में बताया था कि रिपोर्ट्स यूनियन लेवल पे किसको देता है? कैग देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो कि फिर बोलते हैं कि इसे पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाए। और स्टेट लेवल पे किसको देता है? गवर्नर को देता है, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ले डाउन करवाता है ना। तो ये सारी चीजें 151 आर्टिकल में दी हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ये 6 साल नहीं तो 65 साल तक पद पे रह सकते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा सकती है, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि 6 से 65 साल, 6 साल या 65 साल तक ये ऑफिस में रहेंगे, ये बात तो आपको पता है ना। पर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि क्या ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखी गई है, ये कैग एक्ट 1971 में लिखी गई है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। इनको हटाने की प्रक्रिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रिसेंटली इन न्यूज कॉक्स बाजार बिलोंग्स टू विच कंट्री, है ना। कॉक्स बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। कॉक्स बाजार के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, ये लगातार ही न्यूज में रहा है। इजी क्वेश्चन है काफी, पर क्या बोलता है, अगर जिसको जानकारी नहीं होगी, जो रेगुलर न्यूज नहीं देखता है, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएगा। उसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट म्यांमार लगा के आ जाए, पर आपको ध्यान रखना है कॉक्स बाजार किससे रिलेटेड है? ये है बांग्लादेश से रिलेटेड। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। यहीं की एयरफोर्स पे हमला कर दिया था, वहीं के रेजिडेंट ने, आपको पता है, कुछ बांग्लादेशियों ने अपने ही एयरफोर्स पे हमला कर दिया था। तो इस चीज के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो हर चीज को आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा। क्वेश्चन जो भी आपके आने वाले यहीं से आएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आपको चीजों को क्लियर करते हुए चलो। जो भी स्टूडेंट 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये जो चैनल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से कवर करते हुए चलना है। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिए, और मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग डेली एक स्कीम के बारे में देखेंगे। वो स्कीम बिहार के लेवल की भी हो सकती है और यूनियन लेवल की भी हो सकती है, ठीक है। सेंटर की स्कीम भी हो सकती है, बिहार की स्कीम भी हो सकती है। मैंने आपको इससे पहले 2 स्कीम के बारे में बताया। एक बताया चाय विकास योजना, और एक कल मैंने आपको बताया था मशरूम को बढ़ाने से रिलेटेड, है ना। मशरूम का डेवलपमेंट करने से रिलेटेड सीड्स दिए जाएंगे काफी सब्सिडाइज रेट पे, 90% सब्सिडी मिलती है, सिर्फ 60 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से आपको मशरूम दिए जाते हैं। तो उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री, है ना। मतलब ये बिहार की स्कीम है, और ये कुछ भत्ते मतलब कुछ अलाउंसेस से रिलेटेड है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस स्कीम में क्या कहा गया है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें जो हमारे अनएम्प्लॉयड भाई बहन हैं, ये जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनके बारे में बात करी गई है कि उन सबको क्या दिया जाएगा? उन सबको अलाउंस दिया जाएगा अगर वो अनएम्प्लॉयड हो तो, है तो। पर इसकी कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी होगी, इसके कुछ कंडीशंस होंगे, वो आपको ध्यान रखने होंगे। और जो क्वेश्चन आने वाला है ये आपके कंडीशन से ही आने वाला है, ठीक है। आपको इसके कंडीशन को समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का, है ना। पहले तो इसमें यही कहा गया है कि ये किसको मिलेगा? ये एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को ही मिलेगा, है ना।
ध्यान से सुन लो, अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को ही मिलेगा। ये जो व्यक्ति है वो 20 से 25 साल की उम्र का होना चाहिए, ठीक है, 20 से 25 साल का होना चाहिए। और ये समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लगातार जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसने पढ़ाई लिखाई करनी बंद कर दी है, ठीक है, बट मिनिमम उसके पास 12th की सर्टिफिकेट तो होनी चाहिए, मतलब उसने 12वीं पास तो है, उसके बाद वो अपनी ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्या, जॉब, ठीक है, और कहीं उसने एडमिशन नहीं लिया है, मतलब उसको अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली होके जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये उन सब के लिए क्या है, उन सब के लिए अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया गया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो भत्ता है, ये जो अलाउंस है, ये 2 साल तक मिलेगा किसी भी व्यक्ति को, सिर्फ 2 साल तक ये मिल सकता है, उसके बाद से अपना चीजें को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 साल तक आप इसका फायदा उठा सकते हो और आपको हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। कितने? 1,000 रुपए मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, जितनी भी कंडीशन, जितने भी इसके फीचर्स बता रहा हूँ, सारे फीचर्स आपके क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया? मुख्यमंत्री स्वयं भत्ता योजना क्या है? मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या है? 1,000 रुपए आपको मिलेंगे, अगले 2 साल तक आपको मिल सकते हैं। 20 से 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, बिहार के आप रहने वाले होने चाहिए, कहीं भी किसी कॉलेज, इन सब में आपका कहीं ऐसा नहीं कि कहीं एडमिशन लेके आप बैठे हुए हैं और वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। कहीं आप लोन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लोन ले रखा है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आपके साथ नहीं होनी चाहिए, तभी आपको इस इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से कवर करते हुए चलना है। एक और चीज गवर्नमेंट ने डाली है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सहायता लेते जाओ, 2 साल तक सहायता लो और फिर उसके बाद बेरोजगार हो जाओ, ठीक है। आपको साथ के साथ एक कोर्स भी करना पड़ेगा। कोर्स कौन सा है? देखो, कोर्स है, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उनको लैंग्वेज कम्युनिकेशन में, और बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए। और 5 महीने के आसपास तक ये पूरा कोर्स चलता है ना। और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर वो सर्टिफिकेट देंगे तभी उनको ये अलाउंस को कंटिन्यू किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हैं और आराम से अलाउंस का फायदा उठा रहे हैं, 1,000 रुपए आपके महीने में अकाउंट में आ जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको कोर्स करना पड़ेगा। साथ के साथ कंप्यूटर कोर्स करेंगे आप, ठीक है, कुछ ना कुछ स्किल्स को अर्जित करेंगे ताकि आप बाद में जाके कम से कम एम्प्लॉयड हो, और फिर उसके बाद ही आपको अलाउंस कंटिन्यू किया जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि बिहार के बाहर के भी लोग आके ले सकते हैं फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बिहार के रहने वाले ही होने चाहिए, और क्या बोलते हैं, तभी वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। परसों मैं आपके बारे आपसे चाय विकास योजना के बारे में बता रहा था, तो टी के प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, है ना। अब उसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो पूरे बिहार की नहीं थी, वो सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट की थी, है ना। नॉर्थ ईस्ट के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार नॉर्थ ईस्ट के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी सिर्फ एलिजिबिलिटी थी। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी याद रखना है, उनके फीचर्स भी याद रखने हैं। इन सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? स्कीम आज भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग आज के टॉपिक पे चलेंगे। आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। 28 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला देखिए, एआई हैज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। एक आर्टिकल आ रखा था, इससे पहले मैंने आपको बता रखा है 2 चीजों के बारे में। एआई का मेडिकल फील्ड में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज के लिए, जो हम लोग को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से सब करनी होती है। वैक्सीन ये सब जब बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग किस चीज का एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। फिर मैंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तब मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। 1-2 दिन पहले की क्लास देखोगे तो क्लियर हो जाएगी। आज हम लोग देखेंगे कि एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है एआई का, ये चीज आज हम लोग को जानना है, ठीक है। एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है एआई का, ये चीज हम लोग को जानना है। तो आपको पता है कि एआई में हम लोग कॉन्टिन्यूसली बहुत ही ज्यादा स्पीड से रैपिडली क्या बोलते हैं डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, बट इसके साथ साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती जा रही है। जैसे कि एआई का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है ना, क्योंकि बहुत सारे डेटा को एक साथ कैलकुलेशन ये सब करनी होती है, तो डेटा सेंटर से सब बनाने पड़ते हैं, और इन डेटा सेंटर से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो हार्मफुल गैसेज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, उनका एमिशन होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। मतलब पूरा जितना भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है, उसका भी जितना भी हम लोग ग्रीन हाउस गैस रिलीज करते हैं, उसका 1% अकेले हम लोग किससे कर रहे हैं? डेटा सेंटर से कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब इतना सारा हम लोग ग्रीन हाउस गैस सिर्फ इन डेटा सेंटर से रिलीज करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके ही एआई का इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं। मतलब कि हम लोग एआई यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो एनवायरमेंटल कॉस्ट है, एनवायरमेंट पे कुछ ना कुछ असर तो पड़ रहा है, और ये काफी बड़ा असर है, छोटा मोटा असर तो आपको नहीं दिख रहा है ना। तो यही चीज है कि एनर्जी का बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है,
कार्बन का बहुत ज्यादा एमिशन होता है और ई वेस्ट का भी जनरेशन होता है ना, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को लेकर मशीन को लेके आओगे तो ई वेस्ट का जनरेशन तो होगा ही होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें और बात यही कही गई है कि जो चैट जीपीटी है ये जैसे जैसे एडवांस हो रहा है और जो बड़ी बड़ी जो एआई कंपनीज है, जो नए नए एप्स लाए जा रहे हैं, ठीक है, अब उससे जो रेट है किस चीज का, एनर्जी कंजम्पशन का, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और ई वेस्ट जनरेशन भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इससे काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, एनवायरमेंटल के लिए काफी बड़ा कॉस्ट हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेम वही बात करी गई है कि जीएचजी जितना भी हम लोग ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं उसका 1% अकेले डेटा सेंटर से रिलीज हो रहा है, तो ये भी एक काफी बड़ा एक कॉज बन सकता है, एआई का एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है एनवायरमेंट पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं और वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है उसका कुछ नहीं कर रही है। जो वर्ल्ड की कम्युनिटी है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि हाँ एआई की वजह से काफी ज्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने COP29 कहां पे हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप जानते होंगे, COP29, जिसमें हम लोग एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजों को एक तरीके से उस पर बातें करते हैं। तो बाकू अजरबैजान में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एआई को ग्रीनर एआई बनाएंगे, ग्रीन एआई इस्तेमाल करेंगे, मतलब एआई का एनवायरनमेंट पे कम से कम इंपैक्ट पड़े, इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। और इस चीज के लिए हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और 190 कंट्रीज ने साइन भी किया इस रिकमेंडेशंस पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट ये नॉन बाइंडिंग था, ऐसा नहीं था कि सबको कंप्लाई करना है, कुछ भी कंप्लाई करने के लिए ऐसा कुछ जोर नहीं था, कोई टारगेट नहीं था। बस हम लोगों ने सोचा, रिकॉग्नाइज किया एक तरीके से कि हाँ एनवायरमेंटल इंपैक्ट है किसका, एआई की वजह से, जिसे हमें रोकने की जरूरत है। अगर हम लोगों ने नहीं रोका तो इससे काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी 3 डेटा सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश कर लिए हैं, है ना। इंडिया में हम लोगों ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा डेटा सेंटर इंडिया में ही होने चाहिए, जिससे इंडिया का जो डेटा है, डेटा लोकलाइजेशन हो सके, इंडिया का जो डेटा है दूसरी कंट्रीज में ना जाए, ठीक है। अब हम लोगों ने डेटा सेंटर लगाने की बात करी है और माइक्रोसॉफ्ट भी रेडी हो चुका है कि वो एक और डेटा सेंटर कहां पे लगाने वाला है, इंडिया के अंदर में लगाने वाला है। पर इस डेटा सेंटर से क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हर चीज को लिंक करते हुए चलोगे तभी कुछ बात समझ में आने वाली है ना। 2070 तक हम लोगों ने क्या बोला है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक तरफ हम लोग कार्बन न्यूट्रल होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग अपनी कंट्री में डेटा सेंटर्स लगाते हैं जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज निकल सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें टैकल करने की जरूरत है, हर तरीके से आपको समझने की जरूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी कि जो एआई है उसका एनवायरमेंट पे इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये चीज आई थिंक अभी तक आपको क्लियर थोड़ा सा हो चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। तमाल इंडियाज लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप लाइकली टू बी कमीशनड इन, ठीक है। तो आईएनएस तमाल की अभी एक तरीके से टेस्टिंग चल रही है, कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। आपको पता है कि रशिया इसमें हेल्प कर रहा है हमारी बनाने में, और हमारा एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 के अंदर, जिसमें हम लोगों ने 4 शिप्स की बात की थी, जिसमें से जो 2 शिप है आईएनएस तुशील और आईएनएस तमाल, ये रशिया में बनने वाले थे। आईएनएस तुशील के बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि 2024 में दिसंबर में इसे ऑलरेडी हमें हैंडओवर कर दिया गया है, ये ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। आईएनएस तवाल अब इस बार कमीशन हो जाएगा, है ना। उससे पहले इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग जो चल रही होती है वो हो रही है, ये चीज आपने पता होना चाहिए। अभी आईएनएस तमाल क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लो। ये एक लास्ट वॉरशिप होने वाली है जो कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने तो ये फैसला ले रखा है कि जो भी वॉरशिप ये सब जो भी चीजें होंगी हम लोग इंडिया में खुद ही डोमेस्टिकली बनाने वाले हैं। इसे टेक्नोलॉजी हम लोग बाहर वाली कंट्री से ले लेंगे, पर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी वो कहाँ पे करेंगे, इंडिया के अंदर ही करेंगे। रशिया के साथ जो हमारा अग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें भी जो 2 शिप थी वो कहाँ बनने वाली थी, वो इंडिया में ही बनने वाली थी। और 2 शिप कहाँ बनेगी, 2 शिप बनने वाली थी रशिया के अंदर, ये चीज आपने पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2016 में ये इस टाइप का इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट हुआ था रशिया और इंडिया के बीच में, जिसमें 2 शिप रशिया में और 2 शिप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाता, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही जो आईएनएस तुशील को तो ऑलरेडी कमीशन कर दिया जा चुका है, अब आईएनएस तमाल की बारी है, जिसमें 26% हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और जो बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो किसके हैं, रशिया के हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आईएनएस तमाल क्या है, ये एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होता है, फ्रिगेट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। फ्रिगेट और वॉरशिप में आपको अंतर पता होना चाहिए। फ्रिगेट एक तरीके से पेट्रोलिंग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलिंग हो गया, सर्विलांस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। पर ये ऐसा नहीं है कि ये वॉरशिप की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ये सामने वाले दुश्मन से एंगेज नहीं कर सकता, कर सकता है, बट इसका जो मेन काम होता है किस चीज का, पेट्रोलिंग करने का होता है ना। या कोई बड़ी शिप जो आ रही है, बड़ी शिप है, उसको प्रोटेक्ट करने का है,
ये इसका मेन काम है। और अगर डिस्ट्रॉयर होता है, डिस्ट्रॉयर का मेन काम क्या होता है? डिस्ट्रॉयर का काम होता है कि वो सामने वाला जो दुश्मन है उससे इंगेज करे, है ना। तो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट में, वॉरशिप और फ्रिगेट में नहीं, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट में आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिस्ट्रॉयर का काम है कि सामने वाली जो जो भी दुश्मन आ रही है उससे इंगेज करे, और फ्रिगेट का काम क्या है? कोई भी बड़ी वॉरशिप उसके साथ है तो उसको प्रोटेक्ट करना या एक तरीके से पेट्रोलिंग करना, ये सब काम किसका है? फ्रिगेट का है। तो ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो कि रशिया अब इंडिया को देगा और इंडिया को हैंडओवर कर देगा और इंडिया में कमीशन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये लास्ट फेज में है और इसकी टेस्टिंग चल रही है कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया आईएनएस तमाल के बारे में? कल मैं आपको एक और इंडियन नेवल शिप के बारे में बताया था जो कि 39 इयर्स के बाद डिकमीशन किया जा चुका है और अब उसका एक तरीके से अंडरग्राउंड, अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। उस शिप का नाम क्या था उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये सारी जो शिप्स आपके बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अब आईएनएस तमाल के बारे में कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ फीचर्स क्या क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। आईएनएस तमाल के बारे में कुछ चीजें हम लोग को देखनी जरूरी हो जाती है ना। जैसे कि इसकी जो लेंथ है वो कितने मीटर की है, उसकी जो लेंथ है वो कितने की है? वो है 125 मीटर की, 125 मीटर की लेंथ है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो 3900 टन्स का है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने का है? 3900 टन्स का और 125 मीटर की इसकी लेंथ है और ये एक फ्रिगेट है, मतलब ये पेट्रोलिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। इसका काम इसलिए भी किया जाएगा ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आईएनएस तमाल का जो काम है क्या होगा? आईएनएस तमाल का जो वर्क है, का जो काम है किस चीज के लिए किया जाएगा, मतलब इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम ब्लू वाटर ऑपरेशंस भी होगा। अब यहाँ से मेन चीज आपको दिमाग में आ सकती है कि ब्लू वाटर ऑपरेशंस क्या होता है, और ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लू वाटर ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसको भी समझा दो। अब ब्लू वाटर ऑपरेशंस होते हैं डीप सी में जाकर, मतलब आपका जो कोस्टल एरिया है, आपका जो एरिया है, आपका जो रीजन है, उससे काफी दूर जाकर कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग ब्लू वाटर ऑपरेशंस कहेंगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए ऑब्वियसली नेवी की कैपेबिलिटीज भी उस टाइप की होनी चाहिए जैसे कि यूएसए के पास है, चाइना के पास है, ठीक है। रियल मायने में तो यूएसए के ही पास है ना। अब ये बताओ कि इंडिया एक ब्लू वाटर नेवी है कि नहीं, ठीक है। मतलब अपनी जो कोस्ट लाइन है उससे काफी ज्यादा दूर जाके, डीप सी में जाकर, हाई सीज में जाकर ऑपरेशंस करना, तो कहते हैं हम लोग ब्लू वाटर ऑपरेशंस, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो इंडिया की नेवी है वो ब्लू वाटर नेवी है कि नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको कवर होना चाहिए। मेन काम किस चीज का है? मेन काम आईएनएस इन आईएनएस तमाल का क्या है? यही ब्लू वाटर ऑपरेशंस करना, इसमें उनकी हेल्प ली जाएगी आईएनएस तमाल की। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? डीप सी की बात करें तो डीप सी से मैंने एक चीज आपको बताया था, याद होगा आपको। डीप सी से रिलेटेड मैं आपको समुद्रयान के बारे में बता चुका हूं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, है ना। डीप सी के बारे में जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था समुद्रयान के बारे में, तो वो क्या है? इसको 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बार। ऑलरेडी मैं 5-6 दिन पहले कुछ अपने करंट अफेयर्स में कवर करवा चुका हूं, तो थोड़ा सा लिंक करते हुए समझते हुए चलना है, ठीक है। तो हर चीजों को आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा, तभी कुछ बात बनने वाली है। तो आईएनएस सुशील समझ में आ गया और आईएनएस तमाल भी समझ में आ गया, दोनों ही क्या है? दोनों ही फ्रिगेट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके फीचर्स ये भी हैं कि मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी कैरी करेगा। ये इवन ब्रह्मोस मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? किसके बारे में? आईएनएस तमाल के बारे में, कि ये क्या करेगा? ये ये ब्रह्मोस मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। ये चीज आपने पता होना चाहिए, है ना। ब्रह्मोस मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई है? इंडिया और रशिया के द्वारा बनाई जा रही है। इसमें जिसका नाम कहां से है? जिसका नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर और मॉस्को की मॉस्कोवा से आई है, तो ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता होना चाहिए और इसको हम लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने के लिए। जैसे कि फिलीपींस को हम लोग दे रहे हैं, फिलीपींस को ऑलरेडी हम दे चुके हैं ना, और भी इंडोनेशिया को हम लोग देने की बात करते हैं। तो इन सारी कंट्रीज को हम लोग ब्रह्मोस देने की बात करते हैं, जो भी चाइना से पंगा लेती रहती है। उन सारी कंट्रीज को हम लोग एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं ब्रह्मोस देकर, ब्रह्मोस मिसाइल देकर। तो ये सारी चीज आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे तो क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो चीजों को, टॉपिक को थोड़ा सा ऊपर से समझोगे, टॉप व्यू से इसे देखने की कोशिश करोगे, तब आपको इंटरलिंकेजेस दिखेंगे। और जब आपको इंटरलिंकेजेस दिखने लग गए, लिंकिंग दिखने लग गई अलग अलग टॉपिक्स के बीच में, तब समझ लो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार शुड डेवलप मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज सेज प्रेसिडेंट मुर्मू। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिहार आई हुई थी, है ना। पीएमसीएच के यूनिवर्सिटी थी, तो उसी में उन्होंने कहा, हमारे हेल्थ केयर के बारे में कहा, बिहार के हेल्थ केयर के बारे में द्रौपदी मुर्मू जी ने, कि भाई बिहार को और भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी और इन फैसिलिटीज को इंक्लूसिव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारी फैसिलिटीज बिहार के कैपिटल सिर्फ पटना में है और कहीं पे है नहीं, है ना। अभी से होगा क्या कि वहां पे
जो लोग हैं वो पटना आने के लिए तरसेंगे, यहाँ पे आएंगे, भीड़ लगाएंगे, इस तरीके से चीजें मतलब और खराब हो गई। मतलब एक काफी ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटी बन गई है बिहार के अंदर ही हेल्थ केयर को लेकर। तो इस हेल्थ केयर को लेकर जो डिस्पैरिटी बनी है, जो एक तरफ जाके सेंट्रलाइज हो जा रहा है पटना में, इसे हमें थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना होगा। और ये बात किसने कही है? ये कही है किसने? ये कही है द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो मतलब ये क्या बात कह रही है? ये कह रही है कि जो अपना हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप लोगों ने रख लिया कहाँ पे? पटना के अंदर। तो उससे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप पटना को चाहे कितना भी आगे कर लो, कितने भी हॉस्पिटल्स बना लो हेल्थ केयर के मामले में, पर सारे जो हेल्थ केयर है वो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ पटना में ही सीमित होंगे, तो उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। ये किसने कहा? द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग इस मतलब जो द्रौपदी मुर्मू ने कहा उसके लिए हम ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग एम्स दरभंगा बना रहे हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना, जिसकी नींव अभी 2024 में दिसंबर में ही रखी गई है, नवंबर दिसंबर में, है ना। 1250 करोड़ की लागत लगी है, जिसको मंजूरी दे दी गई है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एम्स दरभंगा के बारे में पता है। और इस तरीके से बिहार सेकंड ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जिसके एक ही स्टेट में दो दो एम्स है ना, क्योंकि एम्स पटना तो ऑलरेडी है, अब एम्स दरभंगा भी आ रहा है। और ऐसा करने वाला बिहार जो है वो सेकंड स्टेट है। ये पर्टिकुलर फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, और कहीं पे भी ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक स्टेट में मिलेगा जहां पे एक ही स्टेट में दो दो एम्स है, वो है जम्मू कश्मीर। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे दो दो एम्स हो जाएंगे अगर एम्स दरभंगा पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बन जाता है तो, है ना। इसमें अराउंड 750 के आसपास बेड्स होंगे, पूरे 2.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में बना रहेगा, और 1250 करोड़ रुपए का इसमें पूरा खर्च आएगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो इन सारे जो फीचर्स हैं, इन सारे जो फैक्ट्स हैं, आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हम लोग अब एक तरीके से अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डिसेंट्रलाइज करें। एक तरीके से हम लोगों ने गढ़ नहीं बना दिया कि सब कि जिसको भी इलाज कराना है उसको पटना आना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि पटना आने में भी फिर उसको दिक्कत होगी। इतने में तो भाई सामने वाला इंसान अगर क्रिटिकल होगा तो उसकी मौत हो जाएगी, है ना। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है? डिसेंट्रलाइज करना है अपने पूरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। और यही बात की है किसने? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, है ना। और साथ में उन्होंने एक तरीके से एग्जाम्पल भी लेकर दिया, ठीक है। जैसे कि बहुत अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि चेन्नई हो गया, है ना, चेन्नई का, इंदौर का, इन्होंने एग्जांपल लेके बताया कि यार उनसे कुछ सीखो। जैसे कि चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, इंदौर हो गया, इन्होंने किस टाइप की अपना हेल्थ केयर बना रखा है अपने स्टेट में, उससे हमें सीखने की जरूरत है। अपने सिटी में कैसे बना रखा है उससे हमें सीखने की जरूरत है, और वैसा ही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। किसने कहा? द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, है ना। और इन्होंने बात करी कि हमें एआई को भी ऐड करना पड़ेगा अपने हेल्थ केयर में, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है कि मैं आपको ऑलरेडी एसएसआई मंत्रा के बारे में बता चुका हूं। एसएसआई क्या है? एसएसआई मंत्रा क्या है? ये था एक तरीके से दूर से बैठे बैठे आप किसी का रोबोटिक तरीके से रोबोट का इस्तेमाल करके का इलाज कर दो, है ना। तो एक ऐसी सर्जरी की गई थी, मैंने आपको बताया था कि जो पेशेंट था वो जयपुर में था, और जो डॉक्टर था वो गुरुग्राम में था, और वो गुरुग्राम में बैठे बैठे दूर से ही इलाज कर देता है किसका? उस पेशेंट का, उसकी सर्जरी कर देता है, उसकी हार्ट सर्जरी कर देता है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ था? ये हुआ था एसएसआई मंत्रा के थ्रू, है ना। मतलब हम लोग काफी दूर से ही एक तरीके से इलाज अब कर पा रहे हैं। मतलब हमारी अब जो टेक्नोलॉजी है काफी लगातार आगे बढ़ती जा रही है ना। साथ में हम लोग एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही बात किसने कही? द्रौपदी मुर्मू जी ने भी दोहराई कि हमें एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा बिहार के अंदर भी, तभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? आपको ओवरऑल समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा, ठीक है। मतलब हम भी अब वही उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करें अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, ठीक है। इस तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्टिंग तालिबान नॉमिनी टू एम्बेसी इन दिल्ली वुड अंडरमाइन इंडियाज क्रेडिबिलिटी, एक्सपर्ट एट अफगान कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि कहीं से खबर ऐसी सुनने में आई है कि इंडिया जो है तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब उनके जो एम्बेसडर्स हैं, एक तरीके से एम्बेसडर कहोगे उनको, उनको एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमारे जो पुराने एम्बेसडर्स रह चुके हैं, पुराने जो हमारे डिप्लोमेट्स रह चुके हैं, और जो अफगान के फॉर्मर ऑफिशियल्स थे, जो कि इससे पहले जो डेमोक्रेसी वाला एरा था किसका, अफगानिस्तान का, उसमें हमारे एम्बेसी में थे या दुनिया के एम्बेसी में थे, वो एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि भाई इंडिया आपको ये काम नहीं करना, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स को आपको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। अब क्यों नहीं करना और क्यों करना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इनका कहना है कि आपने हमेशा ये बोला है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और टेररिज्म के नाम पे आप पाकिस्तान को डांटते रहते हो, फटकारते रहते हो, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हो, ठीक है। और आपने हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट में रहे, आप हमेशा उस कंट्रीज को सपोर्ट करते हो जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट में रहता है, ठीक है। तो आप एक ऐसी रिज्यूम को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो जो टेररिज्म के बेसिस पे पावर में आई है? उसे आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर
आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपको टेररिज्म से उतना प्रॉब्लम नहीं है, आप भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के तौर पे चीजों को देखते हो। जैसे कि पाकिस्तान देखता है, किसी किसी टेररिज्म को कहते हैं कि वो गुड टेररिज्म है ना। अगर कोई टेररिज्म इंडिया में फैलाएगा तो वो गुड टेररिज्म हो गया पाकिस्तान के हिसाब से, और अगर वही लोग जो हैं पाकिस्तान में हमला करेंगे तो बैड टेररिज्म हो गया। तो जैसे पाकिस्तान दो तरीके से चीजों को देखता है, तो वैसे ही आपको नहीं देखना, आपको टेररिज्म को एक टाइप से देखना है, एक टाइप से देखना चाहिए, जो कि आपका हमेशा से व्यू रहा है, ठीक है। बट इंडिया सोच रहा है कि कुछ जो उनके एम्बेसडर्स होंगे उनको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, है ना। अब इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम लोग को यार थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, है ना। अब तालिबान पावर में आ गया, आपको पता है, और वो हटने वाला है नहीं, है ना। ऊपर से वो यूएसए को भगा के आया था, तो ऐसे हटने वाला तो है नहीं, है ना। अब हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तालिबान को हटाने वाला है नहीं, और तालिबान ही एक तरीके से लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और अगर हम लोग तालिबान से एक तरीके से बातचीत नहीं करेंगे तो फिर जो हम लोग का ट्रेड है वो कैसे बढ़ेगा, आप खुद सोच के देखो, है ना। ये चीज एक रीजन बन जाती है। साथ में जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान है, वो पाकिस्तान का नेबर है, और नेबर का नेबर क्या होता है, फ्रेंड होता है। ऐसे तो डायरेक्टली भी हमारा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, बट स्टिल अभी उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, आप सबको पता है ना। तो पाकिस्तान का कब्जा है, और पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान का वो एक तरीके से नेबर है अफगानिस्तान, तो नेबर का नेबर तो ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड होना चाहिए, है ना। सेकंड चीज ये भी है कि तालिबान कभी भी हमसे दुश्मनी निकालता है नहीं, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है ही नहीं, है ना। तालिबान को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है कुछ कुछ चीजों को लेकर, जैसे कि बॉर्डर इश्यूज हो गए और भी अलग ट्राइब्स वाले इश्यूज हो गए, उससे रिलेटेड उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, इंडिया से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तालिबान हमसे अच्छे रिलेशन चाहता है, कई बार वो बोल चुका है, तो इन सारी चीजों को हमें थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। और तालिबान अगर हमसे हाथ आगे बढ़ा रहा है और हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उससे अगर अफगानिस्तान के लोगों का फायदा होता है तो हमें वो चीज भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इंडिया का व्यू है, ठीक है। बट लोग कह रहे हैं, जो फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं बहुत सारे कह रहे हैं भाई आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपने टेररिज्म को अगर आपने तालिबान के ऑफिशियल को एक्सेप्ट कर लिया, दैट मींस कि आप टेररिज्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, आप भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से चीजों को देखते हो, ठीक है। अगर इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये उन सारी कंट्रीज के लाइन में आ जाएगा, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया और यूएई हो गया, है ना। इन सारी कंट्रीज के साथ एक तरीके से मिल जाएगा, जो ऑलरेडी उनके एम्बेसडर को एक्सेप्ट कर चुकी है, तालिबान के एम्बेसडर को एक्सेप्ट कर चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज तो सारी, है ना, बिल्कुल एक तरीके से डिनाई करते हैं कि हम लोग तालिबान से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। बट आपको ये भी ध्यान देना है कि वो जो कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा दूर है ना, और हम लोग इंडिया जो है अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा पास में है, तो हमें थोड़ा सा रीजनली भी देखना पड़ेगा कि यार हम ऐसा नहीं कर सकते अंधाधुंध तरीके से, अंधा होके वेस्टर्न जो पॉलिसीज है उनको फॉलो करें, है ना। हम लोग को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि रिकॉग्नाइज करने से फायदा है कि नुकसान है ना, और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको क्या मिल रहा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है ना। जो क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि एक बात बताओ, तालिबान ने इतने सारे बैन किए, इतनी सारी चीजों पे जो वुमेन्स है अफगानिस्तान की, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करी है उनके लिए, है ना। क्या बोलते हैं, क्रिकेट पे कभी कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर लेते हैं, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देखी गई है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान में वहाँ पे महिलाओं को उनका बॉडी का कुछ भी हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए पूरी तरीके से उनको बैन कर रखा है। उनकी वॉइस सबके सामने सुनाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए उनकी वॉइस को भी पूरी तरीके से बैन कर रखा है, वो गाना नहीं गा सकती, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। इन सारी चीज़ों पर बैन लगाया गया है, तो ऐसी कंट्री को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, ये हमारे क्रिटिक्स कहते हैं, जो कि इस बात पे हमारे क्रिटिक्स बन गए हैं कि हम लोग तालिबान के कुछ ऑफिशियल्स को एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि विक्रम मिश्री साहब की मीटिंग हुई थी कुछ बड़े बड़े ऑफिशियल्स के तालिबान के साथ, है ना। विक्रम मिश्री जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनकी मीटिंग हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनके एक एक एम्बेसडर को हमारे काउंसल जनरल मुंबई में एक्सेप्ट भी किया था, है ना। उनके एक एम्बेसडर को कह दो, एम्बेसडर कहेंगे, मतलब उनके एक डिप्लोमेट को हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था, कहाँ पे, मुंबई में। तो अगर हम लोग दिल्ली में भी लेकर आ गए उनके एम्बेसडर को, दैट मीन्स कि हम लोग तालिबान को फुली फ्लैश तरीके से एक तरीके से एक्सेप्ट करने पे लग गए हैं, ठीक है। इसी में एक जो यूएस के डिप्लोमेट थे, जो कि पहले अफगानिस्तान में थे, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है रेयान क्रॉकर। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि भाई इंडिया, आपको यही प्रॉब्लम है ना कि आप ट्रेड नहीं कर पाते हो, रिश्ते नॉर्मल नहीं रख पाते हो किसके साथ, तालिबान के साथ, मतलब सॉरी अफगानिस्तान के साथ। तो एक काम करो, आप ट्रेड करो, सब कुछ करो, बट उनको लेजिटिमेसी मत दो, उनको एम्बेसी में घुसने मत दो, ठीक है। एम्बेसी में घुसेंगे अगर वो, अगर वहाँ के ऑफिशियल्स इंडिया के एम्बेसी में रहेंगे, मतलब अफगानिस्तान के एम्बेसी में रहेंगे इंडिया में, तो इससे एक तरीके से लेजिटिमेसी मिल जाएगी उनको, और फिर जो ग्लोबल कम्युनिटी है उन पर भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ना।
और इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे ज्यादा लोगों वाली पॉपुलेशन वाली कंट्री है। जब इस टाइप की कंट्री इतना बड़ा एक तरीके से कदम उठाएगी तो दूसरी कंट्रीज पे भी, छोटी मोटी कंट्रीज पे असर जरूर पड़ता है। ठीक है, तो यही बात कही उन्होंने कि आप लेजिटिमेसी मत दो, ट्रेड करना है तो ट्रेड कर लो। ठीक है, तो ये बात किसने कही? रियान क्रॉकर ने कही। इस तरीके से आपको थोड़ा सा पूरा ओवरऑल समझते हुए चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर चिप टू बी रेडी फॉर प्रोडक्शन बाय 2025। ये किसने कहा? अश्विनी वैष्णव ने कहा। ठीक है, तो एक ग्लोबल सॉरी तो एक समिट चल रहा है, आपको पता है, मध्य प्रदेश में, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए समिट चल रहा है। उसी बीच में भाषण था इनका, अश्विनी वैष्णव जी का, वहां पे उसमें उन्होंने कहा कि 2025 तक हमारे पास खुद का एक पहला सेमीकंडक्टर चिप होगा जो कि इंडिया में बनाया हुआ होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं अपने पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूं, इसलिए दोबारा रिपीट करने का फायदा है नहीं। चीजों को, पुरानी चीजों को पढ़ोगे तो लिंक करके अच्छी तरीके से समझ पाओगे, इसलिए पुराने लेक्चर्स भी सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे। जो ऑलरेडी बता चुका हूं उतना हम लोग को रुकना नहीं है। आगे यही है कि हम लोग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया था, आपको पता है, 2021 के अंदर, है ना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया था 2021 के अंदर, और इसको 76,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए थे। ठीक है, ताकि सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हो सके कहां पे? इंडिया के अंदर, और उन सारे कंपनीज को एक तरीके से सपोर्ट देने का हम लोगों ने काम किया जो भी इंडिया में एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, है ना। और इसी के तहत बहुत सारी कंपनी जैसे कि केनीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि गुजरात में आई है, ऐसे असम में भी आई है, महाराष्ट्र में भी आई है, इन सारी कंपनीज को हम लोग सपोर्ट देने की कोशिश करें ताकि वो आप अपना सेमीकंडक्टर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगा सके। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है काफी ज्यादा एक तरीके से ये कह सकते हो कैपिटल इंटेंसिव कह सकते हो। ठीक है, तो उस चीज को ही सपोर्ट देने के लिए हम लोग 76,000 करोड़ रुपए लाके दिए थे, मतलब इन सारी कंपनीज के लिए हम लोगों ने पिटारा अपना खोल दिया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, उसका फल भी देखने को मिल रहा है। 2025 में हम लोग अपना खुद का एक पहला सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च करने वाले हैं। किसने कहा है? किसने कहा है? अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? साथ में इन्होंने मध्य प्रदेश की तारीफ भी करी, क्योंकि एक तरीके से हब बनता जा रहा है किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मध्य प्रदेश है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है, और हम लोग बहुत सारी चीजों को यहां से क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। 5 लाख करोड़ तक के इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको हम लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसमें से जो 4 लाख करोड़ है वो अकेले क्या है? ये अकेले मोबाइल फोन्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 लाख के आसपास, कुछ 1 लाख करोड़ के आसपास हम लोगों ने लैपटॉप्स हो गए, सर्वर्स हो गए, इन सारी चीजों को अलग दूसरी दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है। तो दैट मीन्स कि हम लोग लगातार इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने ये भी सोचा है कि 85,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम कर पाए। तो इन सारी चीजों में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्या काम मकसद है। मेन मकसद यही है कि सेमीकंडक्टर का प्रमोशन हो पाए इंडिया में, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंडिया में लगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज अप्रोच टू अफ्रीका बेस्ड ऑन म्यूचुअली बेनिफिशियल टाइज अनलाइक एक्सट्रैक्टिव मॉडल्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, अब ये जो पूरा आर्टिकल है हमें अफ्रीका बेस्ड है। ठीक है, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन और उसके बेस्ड है कि हम लोग क्या सोचते हैं अफ्रीका के बारे में। मुझे लगता है इस आर्टिकल को हम लोग थोड़ा सा अलग से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज का टाइम कुछ ज्यादा खिंच गया है, क्योंकि वैसे टॉपिक्स थे आज के, है ना। तो कल वाले दिन में इस वाले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, काफी एक्सटेंसिवली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिमिटेड टाइम में हम लोगों को ज्यादा चीज समझनी होती है, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग कल के दिन देखेंगे इस आर्टिकल को। अभी एक और आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। मैंने आपको बताया था कि आसाम में एक समिट चल रहा है ना, और उसको काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने आप को एम्बेसडर ही बताया किस चीज का? आसाम का, जिसमें उन्होंने आसाम को बोला कि आप ऑलरेडी टी टी वाले फील्ड में, टी के प्रोडक्शन से रिलेटेड इस फील्ड में आप एक तरीके से आगे बढ़ रहे हो, काफी ज्यादा तेज तरीके से, काफी ज्यादा स्पीडली आप आगे बढ़ रहे हो, सबसे टॉप पे हो, और आपको इस फील्ड को और बढ़ाना है, टी बोर्ड में और ज्यादा एक तरीके से कंट्रीब्यूट करना है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को, है ना। ये बात तो कही थी। साथ में मैंने फिर आपको ये बताया था कि एस जयशंकर साहब कहाँ गए हुए हैं। 40 से ज्यादा जो अलग अलग एम्बेसडर्स है, डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ वो कहाँ गए हुए हैं? वो गए हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क में गए हुए थे। ये चीज मैंने आपको बताया था, है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क और भी कई सारे नेशनल पार्क के बारे में बता चुका हूँ, और वन हॉर्न राइनोसेरिस के बारे में भी बताया था। ठीक है, अब आगे की चीज समझो। अब वहां पे ही भाषण हो रहा था, जो समिट है हो रहा है, नाम क्या है? एडवांटेज आसाम समिट। ठीक है, तो उसके दौरान ही जो एस जयशंकर साहब है उन्होंने क्या कहा कि आसाम एक हब की तरह काम कर सकता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। ठीक है,
अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी हम लोगों ने फॉलो करनी स्टार्ट करी थी जब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आया, जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ और रशिया एक तरीके से यूएसए की साइड होते हुए हमें देखने को मिला, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग अब रशिया पे रिलाय नहीं कर सकते, अब हमें यूएसए और यूएसए के कुछ जो अलाइज हैं साउथ ईस्ट एशिया में उनसे भी थोड़ा सा संपर्क साधना पड़ेगा। तब हम लोग लेकर आए थे लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। मतलब 1990s वाला एरा आप समझ सकते हो। उस टाइम हम लोगों ने सोचा लुक ईस्ट पॉलिसी, और आपको पता है कि उसी टाइम के आसपास हम लोगों ने अराउंड 1992 के आसपास ही हम लोगों ने आसियान के साथ संपर्क साधा था और उससे रिलेशंस बनाने स्टार्ट करे थे, ठीक है। आसियान के बारे में आपको पता ही है ना। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1990s में। फिर आए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2014 में। तब उन लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग देखेंगे नहीं, सिर्फ सिर्फ लुक ईस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम ईस्ट की तरफ देखेंगे ही नहीं, हम एक्ट ईस्ट भी करेंगे, इसकी तरफ काम भी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसी के तहत आपको देखने को मिला जैसे कि हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल्स भेजी सबसे पहली बार, किसको? फिलीपींस को, है ना। बहुत सारी कंट्रीज के हम लोग एक तरीके से हेल्प करते रहते हैं और उनके साथ एंगेजमेंट करते हैं मिलिटरली भी, है ना। और उनको अब हम लोग डिफेंस की चीजें भी एक्सपोर्ट करें, तो ये सारी क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही पार्ट है, लुक ईस्ट पॉलिसी का ही बड़ा भाई है, ये समझ लो, है ना। एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ हम लोग ईस्टर्न साइड देख रहे थे, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम लोग ईस्ट साइड देख भी रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, साथ में हम लोग इंडो पैसिफिक वाला जो पूरा एरिया है उसको भी कवर कर रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी काफी ज्यादा एग्रेसिवली हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले जब हम लोगों ने सोचा था 2014 के आसपास, तब हम लोग इसको सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, ठीक है, कि हम लोग इसमें ज्यादा ट्रेड करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। बट अब हम लोग इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली और मिलिट्री पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी देखते हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, ठीक है। हम लोग इसका एक तरीके से जो ईस्ट साउथ ईस्ट वाली जो कंट्रीज हैं उनकी हेल्प भी कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने में, क्योंकि चाइना उनको काफी ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझकर चलना होगा। तो उसी में एस जयशंकर साहब ने कहा कि आसाम जो है वो हब बन सकता है किस चीज का? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आपको उदाहरण मिल जाएगा, जैसे कि आसियान हो गया, आसियान के साथ हम लोग लगातार क्या करते हैं? ट्रेड तो करते हैं, एंगेजमेंट भी करते रहते हैं, आपको पता ही है ना। आसियान के बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, 10-15 दिन पहले ही क्लास देखेंगे, तो इसको 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसे हम लोग आसियान डिक्लेरेशन के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सारी चीजें कवर है ना। अभी हाल फिलहाल में ही आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हुआ था, आसियान का डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हुआ था, जिसमें आसियान की जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग कुछ कंट्रीज के साथ एक तरीके से बातचीत करती हैं। तो उसमें इंडिया भी शामिल हुआ था इस बार 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट में। कहाँ पे ये हुआ था? वियंतियन में, लाओस की कैपिटल है वियंतियन, वहां पे हुई थी। तो इन सारी चीजों में राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपको समझना पड़ेगा कि आसियान हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं ना। सेकंड, आप डिफेंस के परस्पेक्टिव से देख सकते हो, जैसे कि हम लोग बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कि फिलीपींस हो गया, अब उनको हथियार भी देना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इंडोनेशिया को हम लोग हथियार देने की बात करते हैं, इस बार भी जब उनके प्रेसिडेंट आए हुए थे तो हम लोगों ने हथियार देने की बात की। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा समझोगे तो क्लियरिटी मिलेगी, यही चीज आपको समझकर चलना होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमें 40 मिनट तक ही रखना है वीडियोस को, ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, ठीक है। बाकी के कुछ टॉपिक्स बच गए हैं आपके इंपॉर्टेंट है, वो भी कल के लेक्चर्स में सारी चीजें थोड़ा स्पीडली मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, उसे सॉल्व करिए और फिर अगले दिन हम लोग आगे बढ़ के फिर कुछ और उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज की स्कीम आपको कैसी लगी ये भी आपको ध्यान रखना है, चीजों को समझते हुए चलो। अभी तक मैंने आपको 3 स्कीम बता दी है, उन तीनों स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और फिर कल के दिन हम लोग एक और स्कीम के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।